हेलो फ्रेंड्स, एली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे एंजाइम के बारे में, जिसमें हमने एंजाइम की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी और उसका सामान्य इंट्रोडक्शन जो है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, वो स्टडी कर लिया था। अब हम स्टडी करते हैं एंजाइम की नेचर, उसकी प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, इनकी प्रकृति होती है प्रोटीन, यानी प्रोटीन नेचर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी जो एंजाइम होते हैं ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कंप्लीट है, ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, वो आपको याद रखना है। इसका अपवाद यानी एक्सेप्शन है इसका, और इस एक्सेप्शन को हम कहते हैं राइबोजाइम। एक्सेप्शन है इसका, उसका नाम क्या है, राइबोजाइम। ये क्या चीज होती है, ये एक आरएनए होता है, आरएनए फ्रेगमेंट है जो काम करेगा एज ए एंजाइम, एंजाइम के जैसे ये काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, राइबोजाइम। और राइबोजाइम है ये किसके द्वारा खोजा गया था, डिस्कवर किया गया था, और वर्ड ये नाम दिया गया था, उनका नाम है टीशेक और अल्टमान। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने राइबोजाइम के बारे में बताया था। कंप्लीट। नेक्स्ट हम इसके जो नेचर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा इसका नेचर होते हैं, जो एंजाइम होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर, जिसको हम कहते हैं उभयधर्मी प्रकृति। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है वो एसिडिक है या वो एल्केलाई है, यानी हमारे पास जो क्रियाधार है ये अम्लीय होगा या क्षारकीय होगा। अब दोनों प्रकार के क्रियाधार से ये एंजाइम है ये रिएक्शन कर सकते हैं, दोनों प्रकार के क्रियाधार से। अब क्रियाधार किसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास कोई अभिकारक है और ये उत्पाद बना रहा है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, यानी क्रियाधार है, ये क्या बना रहा है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट बना रहा है, और यहाँ पर एंजाइम काम आएगा। तो ये जो सबस्ट्रेट है यानी जो क्रियाधार है ये अम्लीय भी हो सकता है, ये क्षारकीय भी हो सकता है। दोनों प्रकार से क्या करते हैं, एंजाइम है ये क्रिया कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये एम्फोटेरिक प्रकृति के हो गए, यानी उभयधर्मी प्रकृति के ये हो गए। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जो एंजाइम है ये कोलाइडियल होते हैं, यानी कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो गया कोलोइडल नेचर, जिसको हम कहते हैं कोलाइडी प्रकृति। इसका मतलब देखिए क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम जो होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलोइड होते हैं ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जल से स्नेह रखेंगे, यानी पानी में घुल सकते हैं, और जल से स्नेह रखने वाले हैं, पानी को अवशोषित करने वाले हैं। ठीक है, तो कोलाइड हमने पढ़ लिया है, कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इनके अलावा जो एंजाइम होते हैं इनकी साइज बड़ी होती है, यानी लार्ज साइज इनका नेचर हो गया। फोर्थ, लार्ज इन साइज, जिसको हम कहते हैं वृहद आकार। जो एंजाइम है ये आकार में बड़े होते हैं, वृहद आकार के होते हैं। कंप्लीट है। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या लाभ होगा, जैसे ये एंजाइम है तो एंजाइम आकार में बड़े होंगे तो जो सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, यानी क्रियाधार है, जैसे ये क्रियाधार है जिसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एंजाइम है, वो आसानी से एंजाइम के साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो अभिक्रिया के अंदर बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। एंजाइम की क्या हो जाएगी, जो भी अभिक्रिया हो रही है ना, यानी जो रिएक्शन हो रहा है, बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में इनके अगर मात्रा है, कंसंट्रेशन कम है, तो भी क्या हो जाएगा, एंजाइम उसका अभिक्रिया में परिवर्तन कर देंगे, उसकी दर बढ़ा देंगे। कंप्लीट है। तो ये हो गया इनकी लार्ज इन साइज प्रकृति हो गई। नेक्स्ट हम इसकी जो प्रकृति पढ़ते हैं कि ये इष्टतम तापमान पर कार्य करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इष्टतम तापमान। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, देखो इसको हम इससे डायग्राम से इस तरह दिखा सकते हैं। इधर हम कर रहे हैं टेम्परेचर और इस साइड में हम कर रहे हैं एंजाइम की
जो क्रियाशीलता है उसके बारे में। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। कंप्लीट है। कम टेम्परेचर पे इसकी क्रियाशीलता कम होती है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम इधर, तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है एंजाइम की। एक निश्चित टेम्परेचर पर इसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है, और जहां पर इसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है उसको ही हम क्या कह देते हैं, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कह देंगे या इष्टतम तापमान कह देंगे। कंप्लीट है। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसकी क्या है, क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होती रहेगी, और एक टेम्परेचर पे ऐसे हो जाएगा कि इसकी क्रियाशीलता एकदम रुक जाएगी। तो एक चीज का ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, ताप कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो क्रिया जो एंजाइम है ये केवल निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, या हम बोल देंगे ये एंजाइम कैसे हो जाएंगे, पैसिव हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, इष्टतम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाएंगे। कंप्लीट है, ये डैमेज हो जाएंगे। अभी ऐसा कैसे हो गया, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कोई बैक्टीरिया है, या जैसे आपने क्रिस 3 मूवी में देखा था कि जो क्रिस 2 के अंदर, सॉरी क्रिस मूवी के अंदर था कि उनके जो पिताजी थे हीरो के, उनको क्या करते हैं, बर्फ में जमा कर रखा जाता है, जिसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। यानी ऐसा मानव के साथ में संभव नहीं है, सूक्ष्म जीवों के साथ में संभव है। सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, बहुत कम तापमान पर, लगभग होता है 196 डिग्री टेम्परेचर होता है, 96 डिग्री टेम्परेचर माइनस में, ठीक है। इस तापमान पर किसी भी सूक्ष्म जीव को जमाकर अगर रखेंगे हम, तो वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। कंप्लीट है। तो इस प्रकार हम उनका क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं, उनको कंजर्व कहते हैं, उसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, उसको प्रिजर्व कर लिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर जैसे मान लो कि हमने बैक्टीरिया को या कोई सूक्ष्म जीव उनको 100 डिग्री है या 150 डिग्री टेम्परेचर पर इन पे रखा है, तो इस पे वो मर जाएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि उसके एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। इस पे एंजाइम नष्ट नहीं हुए, इस पे क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर कम किया है तो एंजाइम नष्ट नहीं होंगे, ये एंजाइम क्या है, जीवित रहेंगे, लेकिन निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब जो बैक्टीरिया है या कोई भी सूक्ष्म जीव को हमने इस तरह क्रायो प्रिजर्वेशन किया है, उसका वो मरेगा नहीं, लेकिन उसकी क्रियाशीलता रुक जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन जैसे उसको अच्छा तापमान मिलेगा तो वो क्या होगा, वापस कार्य करने लग जाएगा। जैसे इस तरह मक्खियों के साथ में भी काफी प्रैक्टिकल आपको यूट्यूब पे किए हुए मिल जाएंगे। मक्खियों को क्या करते हैं, वो ये ओवन में रखें, सॉरी ओवन में नहीं, फ्रीजर में रखकर क्या करते हैं, अच्छी तरह ठंडा कर देते हैं अचानक में। उससे क्या होता है, उनकी क्रिया एंजाइम है, मक्खी के जितने भी एंजाइम है ये निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी ऐसा लगता है कि वो मर गई है, लेकिन वो मरी नहीं होती। फिर जैसे उसको अनुकूल तापमान मिलता है वो वापस उड़ने लग जाती है। तो ऐसा कारण क्या है, जैसे ही हमने टेम्परेचर कम किया है उसके एंजाइम कैसे हो गए, निष्क्रिय हो गए, कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ाते उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल गया, इष्टतम तापमान मिल गया है, अब वो कार्य करना शुरू कर देगा। कंप्लीट है। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया, यानी मक्खी को हमने 100 डिग्री पर गर्म कर दिया, जला दिया उसको, तो क्या वापस जीवित होगी, उससे वो जीवित नहीं होगी, क्योंकि उसके एंजाइम क्या है, वो नष्ट हो चुके हैं। कंप्लीट है। तो ये हमने इसके जो एंजाइम है उनकी स्ट्रक्चर, उनकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो स्टडी कर लिया है। अब हम इसकी एक और प्रकृति देखेंगे जो हम कहलाती है विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी। ओके, तो अब हम जानते हैं एंजाइम विशिष्टता के बारे में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब ये क्या होती है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एंजाइम है जिस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो अभिक्रिया में ये भाग लेंगे, ठीक है, उसी को ही उत्प्रेरित करते हैं, कैटेलिट करते हैं, उसी की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं, किसी दूसरी अभिक्रिया में पार्ट नहीं लेंगे। यानी क्या हो जाएंगे, ये किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, उसी ही रिएक्शन पे ये काम करेंगे, किसी दूसरी रिएक्शन पे ये काम नहीं करेंगे। कंप्लीट है। अब ये विशिष्टता कितनी प्रकार की होती है, ये अलग अलग प्रकार की, हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे इसमें हम पहला जो विशिष्टता पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं समूह विशिष्टता। समूह विशिष्टता, या हम कहते हैं इसको ग्रुप स्पेसिफिसिटी। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जैसे कोई एंजाइम है, ये किसी क्रियात्मक समूह पर काम कर रहा है, यानी जो क्रियात्मक समूह है, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है,
उस पे काम करता है तो उसी फंक्शनल ग्रुप पे काम करेगा, दूसरे पे नहीं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है यानी जो क्रियाधार है उसके अंदर, जैसे हमारे पास ये एक क्रियाधार है एस, इसके साथ में एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर कोई एंजाइम है, ये एंजाइम इस एल्कोहल ग्रुप पर कार्य कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप पे काम कर रहा है, तो ये इसी पर ही कार्य करेगा, किसी दूसरे पर कार्य नहीं करेगा। कंप्लीट है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज। तो ये देखो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, इसमें नाम आ रहा है हेक्सोज, यानी ये हेक्सोज जो शर्करा है, हेक्सोज शुगर जो होती है, हेक्सोज शुगर का एग्जांपल हो गया ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ठीक है, तो हेक्सोज अगर शुगर पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम कर रहा है तो ये इसी पर ही काम करेगा, किसी दूसरे पर नहीं। जैसे मान लो कि अगर हम बात कर रहे हैं पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर कौन से हो गया? C5 हो गया, H10 हो गया, O5 हो गया। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम राइबोज, जो आरएनए में होती है, ये इस पे काम नहीं करेगा, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम, क्योंकि ये किसी विशिष्ट क्रिया समूह पर ही कार्य करेगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम जो इसके बारे में पढ़ते हैं, दूसरी विशिष्टता, उसका नाम होता है निरपेक्ष विशिष्टता या एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। अब इसका अर्थ देखें क्या हुआ। इसका अर्थ ये हो गया कि जो एंजाइम होते हैं ये किसी अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं, उसी अभिक्रिया में ही भाग लेंगे, अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। यानी हम बोल देंगे एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन हो रही है उसके लिए स्पेसिफिक होंगे, किसी दूसरी रिएक्शन पर ये कार्य काम नहीं करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि इसका एग्जांपल हम बुक के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है यूरिएज एंजाइम, और ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है? यूरिया पर फंक्शन करेगा और उसको डिसोशिएट कर देता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, और साथ में इसमें निकलती है कुछ मात्रा में अमोनिया, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उनके फॉर्म में इनको बदल देता है यूरिएज एंजाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये यूरिएज एंजाइम इसी रिएक्शन पर ही काम करेगा, किसी दूसरी रिएक्शन पर काम नहीं करेगा। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट हम जो इसके बारे में स्टडी करते हैं वो जैसे हमारे पास है बंध विशिष्टता, बंध विशिष्टता। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। जैसे नाम से पता चल रहा है कि एंजाइम अगर किसी विशिष्ट बंध को स्पेसिफिक बॉन्ड पे काम करेगा तो उसी पर ही काम करेगा, ये दूसरे बॉन्ड पर काम नहीं करेगा। कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि जब आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, इस तरह होता है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ रहता है इस तरह। ठीक है, इस बंध का नाम क्या होता है? इस बंध को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। तो जो एंजाइम हो गया एक, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिएज एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम, इनको हम बोल देते हैं, ये नाम आप इस तरह लिख सकते हो, न्यूक्लिएज एंजाइम है। ये क्या करेंगे? इसी बॉन्ड पर ही काम करेंगे, किसी दूसरे बॉन्ड पर काम नहीं करेंगे। इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में पाया जा रहा है। कंप्लीट है। अब हम देखते हैं इसकी लास्ट विशिष्टता, जिसको हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या त्रिविम विशिष्टता। कंप्लीट है। थर्ड हमारे पास, फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगी? जिसको हम कहते हैं त्रिविम विशिष्टता या स्टीरियो स्पेसिफिसिटी।
अब ये क्या चीज है, तो इसका मतलब देखिए क्या है, आपने पढ़ा होगा त्रिविम रसायन के अंदर, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो अमीनो अम्ल है ये दो प्रकार के होते हैं, अमाइनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम कहते हैं डी अमाइनो एसिड और दूसरा होता है उनका एल अमाइनो एसिड। ठीक है, अगर कोई एंजाइम है वो अमाइनो एसिड पे काम कर रहा है तो वो किसी एक पर ही काम करेगा, दूसरे पर नहीं करेगा। जैसे अगर कोई डी पर काम कर रहा है तो वो डी पर ही करेगा वो, जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक एंजाइम है जिसका नाम होता है अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, यानी ये क्या कर देता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन कर देता है अमाइनो अम्ल का। तो अमाइनो एसिड जो ऑक्सीडेज एंजाइम है, अगर ये मान लो डी पर काम कर रहा है तो ये डी पर ही करेगा, ये एल पर काम नहीं करेगा। कंप्लीट है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारे पास एंजाइम की विशिष्टता के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो हमने एंजाइम का नेचर पूरे स्टडी कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।